नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और उसमें जो है अपना उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत, और अब चल रहा था अपना प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंदर जो है हम अरावली पर्वतमाला और छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट पढ़ने वाले हम नर्मदा घाटी, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी और उससे संबंधित उसके आसपास में स्थित छोटे मोटे पठार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये काफ़ी है दोस्तों नक्शा। देखिए, यहाँ है अपनी विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। और इसी के समानांतर जो है यहाँ नीचे आती है सतपुड़ा श्रेणी। ये विंध्याचल श्रेणी जो है दोस्तों आगे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा यहाँ आती है, ये कैमूर कहलाती है। एक शाखा यहाँ आती है, ये पन्ना कहलाती है। एक यहाँ आती है सोनभद्र, और ये जो है सतपुड़ा, ये सतत नहीं है, ये बीच में विभाजित है। इसकी एक श्रेणी यहाँ महादेव कहलाती है, और इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों यहाँ जो है आपकी मैकाल श्रेणी है। और फिर इनके नीचे दक्षिण में आ जाती है आपके महाराष्ट्र वाले एरिया में सतमाला और अजंता। ये जो है इस एरिया में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखिए, ये हो गई अपनी विंध्याचल, ठीक है। उसके बाद ये कहलाती है सतपुड़ा। यह जो है आगे जाके कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊपरी शाखा जो है दोस्तों ये कहलाती है पन्ना। उसके बाद ये नीचे वाली जो श्रेणी है दोस्तों ये कहलाती है कैमूर, और ये जो है दोस्तों ये कहलाती है सोनभद्र, ठीक है। ये आपकी मैकाल हो गई, मैकाल श्रेणी। अब देखिए, इसके बीचों बीच विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में, इसके बीचों बीच जो है ब्रंश घाटी है ये, और इस ब्रंश घाटी में जो है अपनी नर्मदा नदी बहती है। ये आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और सतपुड़ा के दक्षिण में जो है नदी आती है ये कहलाती है ताप्ती। क्या है? ताप्ती। कुछ नदियां विंध्याचल पर्वत से भी निकल के ऊपर जाती है, जैसे आपकी चंबल हुई, केन, बेतवा, ये नदियां जो है उत्तर की ओर जाती है। और कुछ नदियां इसके दक्षिण में आती हैं। अगर दक्षिण की बात करें तो विशेषतः यहाँ जो है नदियाँ, जैसे एक तो महानदी है आपकी, एक इंद्रावती है, ये नदियाँ जो है दक्षिण में आती है। दूसरा, यहाँ हमने पढ़ी थी एक पर्वत श्रेणी अरावली रेंज। क्या है ये? अरावली राजस्थान में है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की रायसेना पहाड़ी तक जो है ये फैली हुई है। तो देखिए, हमने पढ़ा था दोस्तों मालवा का पठार। ये जो एरिया है इसके ऊपर वाला ये कहलाता है पूरा मालवा का पठार, और इसी का ये हिस्सा हमने पढ़ा था बुंदेलखंड। ये हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया आपका पूरा मालवा का पठार। ये अब ये जो आपकी विंध्य श्रेणी है ना, इसके आसपास का ये एरिया, ये जो मालवा के पठार का ही जो है हिस्सा है, ये कहलाता है दोस्तों विंध्य श्रेणी। क्या है? सॉरी, विंध्याचल पठार, विंध्याचल का पठार या विंध्य पठार, विंध्य पठार, ये कहलाता है विंध्य पठार। अब एक पठार यहाँ है, ये यहाँ तक जो है फैला हुआ, ये इसमें यह हिस्सा जो है दोस्तों ये कहलाता है
भांडेर पठार, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पन्ना या रीवा का पठार, पन्ना रीवा पठार, ये पठार हो गया। फिर इसके इस तरफ जो है वो आ जाता है अपना छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया। बात करें अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो ये जो है जोवार गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक जो है इसका विस्तार है। बात करें दोस्तों अगर इसकी लंबाई की, तो ये जो है करीब 1200 किलोमीटर की लंबाई में जो है फैली हुई है, लेकिन ये जो सतत नहीं है, आगे जाके ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पन्ना है, कैमूर है, सोनपर है, इस प्रकार से जो है इसकी शाखाएं अलग हो जाती हैं। दूसरा, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो 400 से लेकर 650 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, गुडविल पीक जिसे हम कहते हैं, सद्भावना शिखर, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, तो अब देखिए हम इसकी छोटी मोटी विशेषताओं को लेते हैं। सबसे पहली तो बात अगर इसके विस्तार की जाए, तो इसका दोस्तों विस्तार जो है जोवार गुजरात यहां से सासाराम बिहार तक, बिहार यहां तक जो है इसका विस्तार है। अगला, इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह है 1200 किलोमीटर। फिर अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो है 400 से 650 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। आप इस तरह से इनको समझिए, रटने की जरूरत नहीं है इनमें। अगर आप इनको एक बार समझ गए तो फिर जो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और आपको जो है वो रटने वाली चीज़ तो आप भूल जाएंगे, लेकिन ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और आपका जो है हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा, ये श्रेणी जो है आगे जाके कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जैसे पन्ना, कैमूर, सोनपर, और एक और आती है पारसनाथ यहाँ। फिर इस तरह आके ये मैकाल आ गई, नीचे दक्षिण में सतपुड़ा है। दूसरा, इसके उत्तरी भाग में जो है विंध्याचल का पठार है, जो कि मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है, और मालवा के पठार का ये हिस्सा आप देख ही पा रहे हैं। इसका विस्तार जो है दोस्तों अधिकतर है जो है एमपी में है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कुछ हिस्सा इस तरफ आ जाता है गुजरात में, और कुछ हिस्सा जो है उस तरफ चला जाता है, ऊपर थोड़ा यूपी का एरिया भी आ जाता है इस पठार के अंदर तो। लेकिन विंध्याचल श्रेणी जो है पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसका उत्तरी ढाल जो है दोस्तों वो मंद ढाल है, थोड़ा पठारी भाग है इसलिए मंद ढाल है। लेकिन दक्षिण में चूंकि यहाँ एक ब्रंज घाटी है, नर्मदा ब्रंज घाटी में बहती है, नर्मदा ये नर्मदा नदी जो है ये ब्रंज घाटी में बहती है। तो ब्रंज का मतलब क्या हुआ? एकदम खड़ा ढाल आ जाता है ब्रंज में। मतलब आगे का ब्रंज कैसे बनता है? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी सतह है, तो अंतर्जात शक्तियों की वजह से जो है वलन पड़ने से कुछ भी किसी भी कारण से जो है कोई हिस्सा जो है टूट जाता है और वो नीचे खिसक जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ एक जो है घाटी बन जाती है, उसको हम ब्रंज घाटी कहते हैं, और इसी ब्रंज घाटी में जो है अपनी नर्मदा बहती है। तो चूँकि दोस्तों जैसा कि हमने जब छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि ये जो है पूरा बेसाल्ट से निर्मित है, लावा निर्मित मैदान है, इसलिए यहाँ जो है बेसाल चट्टानें पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो है भूमिगत जल की कमी है। बारिश अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं पानी की वैसे तो, लेकिन पानी क्या है कि बह के नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, जिससे कि भूजल स्तर यहाँ का बहुत ही जो है मतलब यूँ समझ लो कि किल्लत है पानी की। तो ये तो हुई इसकी कुछ मोटा मोटी जानकारी। अब दूसरा दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है एक जल विभाजक का काम करती है। क्या है? यह एक जल विभाजक है। जल विभाजक कैसे है कि इसके उत्तर की ओर जो है नदियाँ निकलती हैं, उनका पानी जाता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, और इसके दक्षिण की ओर जो नदियाँ हैं उनमें से नर्मदा और ताप्ती का तो जाता है अरब सागर में, और बाकी ये मैकाल से निकलने वाली ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ये है जल विभाजक है। ठीक है, अब उत्तर की ओर कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो चंबल,
उसके बाद आ जाती है आपकी पार्वती, काली सिंध, केन, बेतवा, ये जो है उत्तर की ओर, मतलब यमुना व गंगा की सहायक है ये। इसमें एक सोन भी आ जाती है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है मैकाल श्रेणी से, वहीं से यहाँ से आपकी चली जाती है सोन नदी इस तरफ, और इस पठार से आगे होके ये डायरेक्ट जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ से ये लिख लो आप, यहाँ से गंगा, सॉरी सोन नदी, ये हुई आपकी सोन नदी। अब देखिए, ये तो ही उत्तर की ओर जाने वाली, दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों की अगर बात करें तो इसके जस्ट दक्षिण में जो है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा, और फिर आ जाती है आपकी ताप्ती, और फिर उस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों की बात करें दोस्तों तो उसमें मेन आती है एक तो आपकी महानदी, और एक आती है दोस्तों इंद्रावती, इंद्रावती नदी। महानदी यहां से निकलती है इस जगह से, और इंद्रावती यहां से निकलती है। तो देखिए, अब ये जो है इसकी महत्वपूर्ण नदियां हुई। अब बात करें दोस्तों अगर नर्मदा नदी की, चूंकि ये इंपॉर्टेंट नदी है, और नर्मदा नदी में जो है नर्मदा घाटी परियोजना भारत सरकार ने बनाई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ इसके ऊपर जो है कई बांध बनाए हैं, जिनसे यहाँ सिंचाई और पीने के पानी की जो है सुविधा हुई है, और बिजली का उत्पादन भी वहाँ से हो रहा है। तो लेते हैं हम एक एक करके। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलकर गुजरात के दक्षिण पश्चिम में जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नदी यही है यहाँ की। इसके ऊपर जो है 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक बांध तो है दोस्तों यहाँ पे सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। ये जो परियोजना है दोस्तों, ये 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र स्टेट की हिस्सेदारी है। ठीक है। दूसरा, राजस्थान, गुजरात और एमपी को जो है यहाँ से पानी उपलब्ध होता है, पानी सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र को केवल जो है यहाँ से बिजली मिलती है, क्योंकि नीचे जो है सतपुड़ा श्रेणी आ गई, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन बिजली तो ले जाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट बांध ये है, और इससे जो है राजस्थान में जालोर तक पानी पहुंचा दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी परियोजना है साथियों। इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सरदार सरोवर परियोजना में जो मुख्य नहर निकाली गई है नर्मदा नहर, कौन सी नहर है? नर्मदा नहर। उसकी शाखाओं की बात करें तो 350 से 400 तो उसकी केवल शाखाएं हैं नर्मदा नहर। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट और किया है कि इसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगा दिए नर्मदा नहर के ऊपर, जिससे कि सोलर जो एनर्जी भी मिल सके और पानी का वाष्पीकरण भी नहीं हो, मतलब पानी भी जो है नहीं उड़े, क्योंकि ये नर्मदा नहर पूरी पक्की बना रखी है। सरदार सरोवर बांध के बाद आता है दोस्तों इसमें एक दूसरा बांध, एस कुमार कहते हैं इसको, एस कुमार या माहेश्वर। फिर आता है दोस्तों तीसरा नर्मदा सागर, और एक बांध आता है इंदिरा सागर। इनका जो है दोस्तों वैसे देखा जाए तो क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। सबसे पहले इस तरफ जो है सरदार सरोवर है, जो कि गुजरात में पड़ जाता है। फिर उधर एस कुमार, नर्मदा सागर और इंदिरा सागर, ये जो है आपके एमपी में पड़ जाते हैं। इस तरह से जो है इसको नर्मदा नदी को जगह से बांध के और पानी रोक रखा है। और अपनी मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बांध बने, जिसकी वजह से
पानी का भराव होने से वहाँ जो निवास करने वाले आदिवासी है उनके जीवन को संकट आ गया। उसकी वजह से जो है मेधा पाटेकर ने ये आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ये जो है नर्मदा आंदोलन से ही संबंधित हैं। तो ये थे इसके कुछ बांध और ये थी इसकी नहर। अब दूसरा, तो ये जो है दोस्तों, ये विंध्याचल श्रेणी जो है दोस्तों, ये एक अवशिष्ट पर्वत है और ये भी जो है एक वलित पर्वत है, अरावली पर्वतमाला की तरह। तो मतलब कुल मिला के इसमें जो इसकी उत्पत्ति भी जो है वलन पड़ने की वजह से हुई है। इसमें भी जो है अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और बात करें दोस्तों अगर यहाँ से निकलने वाले खनिजों की, तो इसमें से जो है चूना पत्थर निकलता है, संगमरमर भी निकलता है, यहाँ से बालू का पत्थर भी निकलता है, क्वार्टजाइट भी निकलता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि इसके पूर्व में कोयला निकलता है, यहाँ से कोयला नहीं निकलता। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो है बेसाल्ट चट्टानें हैं लावा निर्मित, और वो बहुत गहराई तक है, जिससे कि उस कोयले को निकालना जो है बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए जो है उसको निकालते नहीं हैं। अब यहाँ कोयला अधिक क्यों पाया जाता है, उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों कि अपना प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अपना भारत जो है मुख्य प्रायद्वीपीय भारत जो पहले अफ्रीका से सटा हुआ था, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, और फिर ये जो है तैरता हुआ ये भारतीय प्लेट उत्तर की ओर किसकी ओर यूरेशिया पर्वत से टकराई, जिससे ऊपर तो अपना जो है हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। यहाँ जो है दोस्तों एक भूसन्नति थी, मतलब जहाँ पे जो है नदियों द्वारा गाद बिछाई गई थी, जिससे कि यहाँ वनस्पति भी खूब सारी थी। और जब ये टकराव हुआ तो उसकी वजह से उस भूसन्नति में वलन पड़ा और इन पर्वतों का निर्माण हुआ। उस समय जो है यहाँ की जो वनस्पति थी दोस्तों, उथल पुथल की वजह से वो दब गई। फिर हजारों लाखों वर्ष तक जो है उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती रही और वो गहराई में जम के कोयला बन गई, और वही बेसाल्टिक चट्टानें और वो जो चूना पत्थर था उसी का कायांतरण होकर जो है अपना यहाँ संगमरमर बना। तो दोस्तों ये जो एरिया है पूरा दक्कन का पठार और ये मालवा का पठार और ये एरिया, मेन लावा यहाँ पे जमा हुआ है। लावा का विस्तार हुआ पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर, तो इस तरफ कम हुआ, यहाँ ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से जो है यहाँ बेसाल्ट चट्टानें अधिक है, जिनको खोदना थोड़ा महंगा पड़ता है, और इस तरफ जो है इनकी परत थोड़ी पतली है इनके वनिस्पत, जिसकी वजह से जो है यहाँ से खोद के जो है कोयला निकाला जाता है। छोटा नागपुर का पठार हो यहाँ से, इसीलिए हम छोटा नागपुर के पठार को जो है खनिजों का अजायब घर कहते हैं। हालांकि कोयला यहाँ भी है लेकिन उसको निकालना महंगा पड़ता है, इसलिए जो है वो कोयला नहीं निकालते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ से निकलने वाले खनिजों की, तो एक तो निकलता है दोस्तों यहाँ से चूना पत्थर, एक निकलता है यहाँ से, अगर चूना पत्थर है तो स्वाभाविक है संगमरमर भी निकलेगा, क्योंकि चूना पत्थर का ही कायांतरण होता है संगमरमर। एक निकलता है बलुआ पत्थर या बालू का पत्थर भी कहते हैं उसको, क्वार्टजाइट निकलता है यहाँ से, और भी जो है यहाँ से खनिज निकलते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है सीमेंट उद्योग का जो है विकास हुआ है। क्योंकि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर यहाँ से निकलता है, स्वाभाविक है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ से उपलब्ध हो रहा है, और ये जो है यहाँ विशेषता। दूसरा, ये नर्मदा की जो घाटी है दोस्तों, ये काली मिट्टी की घाटी है, क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें हैं और बेसाल्टिक चट्टानों का वर्णन करना होगा तो काली मिट्टी ही पैदा होगी, काली मिट्टी ही बनेगी। इसकी वजह से जो है यहाँ जो मुख्यतः फसलें होती हैं उनमें होती हैं एक तो तिलहन फसलें अधिक होती हैं यहाँ, और दलहन फसलें भी होती हैं। यहाँ जो है दोस्तों इनके अलावा गन्ना होता है, तंबाकू होती है, आदि की खेती की जाती है। ये यहाँ की कुछ मुख्य फसलें हो गई। तो ये थी दोस्तों इस अपने विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी की कुछ छोटी मोटी सामान्य जानकारी। रही बात अगर इन पठारों की दोस्तों, तो ये एरिया भांडेर का पठार कहलाता है, और ये जो है पन्ना का या रीवा का पठार कहलाता है। इनको आपको सिर्फ याद रखना है कि ये इनकी अवस्थिति कहाँ है, ठीक है। बाकी हम इस बुंदेलखंड वाले एरिया को हम पढ़ चुके हैं मालवा के पठार के अंदर, और छोटा नागपुर के पठार और बघेलखंड के पठार जो इसके दक्षिण में आ जाता है यहाँ, उसको भी जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, मैकाल श्रेणी हमने उसके अंदर पढ़ी थी छोटा नागपुर के पठार में। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक दामोदर नदी यहाँ से छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में काटती है, वो हमने देखा था। ये आपकी
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जिसमें ये सतपुड़ा कहलाती है और ये जो है महादेव श्रेणी कहलाती है, महादेव। ठीक है, ये सतमाला है और ये जो है दोस्तों ये कहलाती हैं अजंता श्रेणी। ये आपको सिर्फ ये नक्शा जो है दिमाग में रखना है, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े और हर चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। कुल मिला के अगर इसको हम शॉर्ट में बात करें दोस्तों, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सतत नहीं है, ये जो है कई भागों में विभक्त है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आगे जाके कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जैसे पन्ना, कैमूर, सोनपर, पारसनाथ आदि। और फिर सतपुड़ा के दक्षिण में आती है दोस्तों सतमाला और महादेव पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो है मुख्यतः दो नदियाँ हैं। पहली नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है मेघाल श्रेणी से और पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। उसी प्रकार नीचे सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी निकलती है और ताप्ती नदी भी जो है यहाँ से निकलकर इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। एक यहाँ से मेन नदी निकलती है सोन नदी आपकी, जो कि गंगा की मुख्य सहायक नदी है। अगर बात की जाए इसके अफवाह की, तो इसके उत्तर की जो नदियाँ हैं यमुना और गंगा नदियों में मिलती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं। विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली नदियों की बात करें तो चंबल है, केन है, बेतवा है, काली सिंध है, पार्वती है। और फिर इधर आपकी वो आ गई ये सोन, ये भी जाके गंगा के अंदर डायरेक्ट मिल जाती है। मेघाल श्रेणी से एक नदी निकलती है महानदी, जो कि इसमें जाती है, उसका पानी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इंद्रावती नदी जो है इसका पानी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है। नर्मदा घाटी इस एरिया के अंदर जो है काली मिट्टी पाई जाती है और कई बांध बनाए गए हैं, मतलब नदी के पानी को रोककर सिंचाई की सुविधा के लिए, जिससे कि यहाँ से एक नर्मदा नहर निकाली गई है सरदार सरोवर बांध से, जिससे पानी राजस्थान के जालोर तक पहुँचाया जा चुका है। और इसकी कई शाखाएं हैं और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि नर्मदा नहर के ऊपर गुजरात सरकार ने सोलर पैनल लगवाया है कुछ किलोमीटर के एरिया में, जिससे कि सोलर एनर्जी भी बन रही है और नर्मदा के पानी का वाष्पीकरण भी नहीं हो। इस नर्मदा परियोजना की वजह से जो है दोस्तों यहाँ जो है कृषि में जो है बहुत ही इजाफा हुआ है और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है, जिससे पशुपालन और कृषि कार्य अच्छा होने लग गया है। और दूसरा अगर बात की जाए खनिजों की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इस नर्मदा घाटी वाले एरिया के अंदर जो है संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर जो है यहाँ से निकाला जाता है, मतलब इमारती पत्थर यहाँ से निकाला जाता है। ये थी इसकी कुछ मोटा मोटी जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार।